ज़हीर अल-दीन बाबर मुग़ल सल्तनत के बानी थे और एक अजीम सिपाहसालार, शायर और मुसल्ह थे। उनकी जिंदगी बहादुरी, हिकमत अमली और कुर्बानियों की एक शानदार दास्तान है। यहाँ उनकी जिंदगी की अहम झलकियां पेश की गई हैं। बाबर 14 फरवरी 1483 को फरगाना, मौजूदा उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए। वो तैमूर और चंगेज़ खान की नस्ल से थे, इसलिए उनके खून में हुक्मरानी और बहादुरी शामिल थी। उनके वालिद उम्र शेख मिर्ज़ा फरगाना के हाकिम थे। 12 साल की उम्र में अपने वालिद की वफ़ात के बाद बाबर को फरगाना की हुक्मरानी मिली। बाबर ने कम उम्री में ही मुश्किलात का सामना किया। इसके करीबी रिश्तेदारों और दुश्मनों ने उन्हें उनके इलाके से निकालने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अपना तख्त खोया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और हर बार नई हिकमत अमली के साथ लूटे। ज़हीर अल-दीन बाबर का काबुल पर कब्जा 1504 में हुआ और ये उनकी जिंदगी के अहम तरीन वाक़यात में से एक है। इस कामयाबी ने बाबर को एक मुस्तहकम मरकज़ फराहम किया जहां से उन्होंने अपनी आइंदा फतूहात की मंसूबाबंदी की। काबुल की अहमियत। काबुल एक स्ट्रेटेजिक शहर था जो वस्ती एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान वाक़ था। ये तिजारत और फौजी नकलो हरकत के लिए एक अहम मरकज़ था। काबुल पर इस वक्त अरगवन कबीले की हुक्मरानी थी, लेकिन हुक्मरान की अचानक मौत के बाद शहर में सियासी इंतशार पैदा हो गया। बाबर ने अपने वफादार सिपाहियों के साथ काबुल की तरफ पेश कदमी की। रास्ते में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से छोटे लश्करों को अपने साथ शामिल किया। काबुल के शहरी और मकामी हुक्मरान अंदरूनी खलफिशार और बेचैनी का शिकार थे, जिसकी वजह से बाबर को ज्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। काबुल पर कब्जा। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी हुकूमत का मरकज बनाया। काबुल के अवाम ने बाबर का खैर मकदम किया क्योंकि वो एक ताकतवर और काबिल हुक्मरान की तलाश में थे जो उनके मसाइल हल कर सके। काबुल पर कब्जा बाबर के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित हुआ। उसने यहाँ एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की और शहर को दोबारा तरक्की की राह पर डाल दिया। काबुल के जरिए बाबर ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और ताकतवर बनाया। बाबर को काबुल की कुदरती खूबसूरती और माहौलियाती हसन बहुत पसंद था। वो पहाड़ों, दरियाओं और बागात का आशिक था। काबुल के बागात, जिन्हें बाबर ने अपनी निगरानी में तामीर करवाया, आज भी उनकी सकाफती विरासत की गवाही देते और काबुल की महदूद मईशत और वसाइल ने बाबर को मजबूर किया कि वो मजीद फतूहात के लिए दूसरे इलाकों की तरफ देखे। हिंदुस्तान, जो इस वक्त दौलत, सकाफत और वसाइल का मरकज था, बाबर की नज़र में एक पुरकशिश हदफ बन बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ कई हमले किए। 1519 में पहली बार बाबर ने शुमाली हिंदुस्तान में कुछ इलाकों पर हमला किया, लेकिन यह सिर्फ एक मुख्तसर कार्रवाई थी। 1524 में बाबर ने पंजाब के इलाके में दाखिल होकर लाहौर पर कब्जा किया। इब्राहिम लोधी के खिलाफ मुगल हामियों ने बाबर को मदद फराहम की। बाबर ने महसूस किया कि हिंदुस्तान में मुस्तकिल हुक्मरानी का ख्वाब पूरा करने के लिए दिल्ली पर मुकम्मल कब्जा जरूरी है। पानीपत की पहली जंग 21 अप्रैल 1526 हिंदुस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात में से एक है, जिसने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। ये जंग दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी और ज़हीर अल-दीन बाबर के दरमियान लड़ी गई। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था, लेकिन उसकी हुक्मरानी कमज़ोर और गैर मकबूल थी। सल्तनत के उमरा और हुक्मरान उसके खिलाफ थे और उसकी सख्त पॉलिसियों से नाखुश थे। इनमें से कई अफराद ने बाबर से राब्ता किया और इसे हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। बाबर, जो काबुल पर काबिज था, हिंदुस्तान की दौलत और ताकत से बखूबी वाकिफ था। उसने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देखा और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज तैयार की। तकरीबन 12,000 सिपाही, हथियार, जदीद तोपखाना और बंदूकें, जिन्हें तर्क माहिरीन ने तैयार किया था। हिकमत अमली, तोलगामा, जंगी तरतीब जिसमें घड़सवार और तोपखाना अहम किरदार अदा करते हैं। तादाद तकरीबन 1 लाख सिपाही और 1000 हाथी। कमजोरियां, इब्राहिम लोधी की फौज में नज़्म व ज़ब्त और जदीद हथियारों की कमी थी। जंग की तैयारी। बाबर ने पानीपत के मैदान को मुंतखब किया और अपनी फौज को एक खास तरतीब में तैनात किया। उसने लकड़ी की बैरियर्स, रुकावटें बनाए, जिनके दरमियान तोपखाना रखा गया। घड़सवार दस्तों को दाईं और बाईं जानिब तैनात किया गया ताकि दुश्मन को घेरे में लिया जा सके। इब्राहिम लोधी ने अपनी बड़ी फौज के बिल बोते पर बराह रास्त हमला किया
लेकिन इसने बाबर की हिकमत अमली और तोप खाने को नजरअंदाज कर दिया। जंग का आगाज। इब्राहिम लोधी की फौज ने बाबर की रुकावटों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोप खाने ने उनकी सफों में खौफ और इंतशार पैदा कर दिया। बाबर की घड़सवार फौज ने दुश्मन को अतराफ से घेर लिया और तलवारों, तीरों और तोप खाने के जरिए उन पर हमला किया। हाथी, जो लोधी की फौज का अहम हथियार थे, तोप के धमाकों से खौफजदा हो गए और अपनी ही फौज में भगदड़ मचा दी। जंग का नतीजा, इब्राहिम लोधी मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ। बाबर को एक फैसला कुन फतह हासिल हुई और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस फतह के बाद बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की हिकमत अमली की कामयाबी। पानीपत की जंग में बाबर की फतह जदीद हिकमत अमली, तोप खाने के मुअस्सर इस्तेमाल और दुश्मन की कमजोरियों को समझने की वजह से मुमकिन हुई। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान में तोप खाने का इस पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। बाबर की तोलगामा हिकमत अमली ने एक बड़ी फौज को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। राना सांगा के खिलाफ खानवा की जंग 17 मार्च 1527 ज़हीर अल-दीन बाबर की एक और अजीम कामयाबी है, जिसने मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान में मजीद मुस्तहकम किया। ये जंग मुगल सल्तनत के क़याम के बाद राजपूतों की ताकतवर मुज़ाहमत के खिलाफ लड़ी गई। ये दास्तान बाबर की हिकमत अमली, राजपूतों की बहादुरी और हिंदुस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल का एक अहम बाब है। पस मंजर। राना सांगा म्योड़ के हुक्मरान और एक अजीम राजपूत सरदार थे। वो शुमाली हिंदुस्तान में राजपूत इत्तिहाद के जरिए इब्राहिम लोधी के खात्मे के बाद दिल्ली पर कब्जा करने के ख्वाहिशमंद थे। राना सांगा को यकीन था कि बाबर एक गैर मुल्की हमला आवर है जो पानीपत की फतह के बाद वापस चला जाएगा। बाबर के हिंदुस्तान में क़याम और मुगल सल्तनत के क़याम की कोशिशों ने राना सांगा को बाबर के खिलाफ फौज जमा करने पर मजबूर किया। राना सांगा की तैयारी। राना सांगा ने एक मजबूत राजपूत इत्तिहाद बनाया, जिसमें तकरीबन 1 लाख सिपाही और बड़ी तादाद में घड़सवार शामिल थे। उन्हें अफगान सरदारों और दीगर मुखालफीन की हिमायत भी हासिल थी, जो मुगलों को हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे। बाबर के पास तकरीबन 40,000 सिपाही और तोपखाना था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बाबर ने पानीपत की जंग के तजुर्बे के बाद मजीद जंगी हिकमत अमली तैयार की। उसने अपनी फौज को हौसला देने के लिए जिहाद का ऐलान किया और अपने सिपाहियों को मजहबी जज्बे से लड़ने पर उकसाया। बाबर ने अपनी फौज में नज़्म व ज़ब्त कायम किया और जदीद तुर्की तोपखाने को मरकजी हैसियत दी। खानवा, जो मौजूदा रियासत राजस्थान के करीब वाक़ है, जंग का मैदान बना। बाबर ने मैदान का इंतखाब बड़ी हिकमत से किया और अपनी फौज को मजबूत दिफाई पोजीशन में रखा। राना सांगा ने अपनी बड़ी फौज के साथ बाबर की छोटी फौज पर हमला किया। बाबर ने अपनी तोपों को मोर्चों में रखा और दुश्मन की फौज को मुंतशिर करने के लिए जबरदस्त गोलाबारी की। राजपूतों की बहादुरी के बावजूद तोपखाना उनके लिए एक नई और खतरनाक कुव्वत साबित हुआ। बाबर की घड़सवार फौज ने दुश्मन को अतराफ से घेर कर जबरदस्त हमले किए। राना सांगा की फौज शिकस्त खा गई और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। राना सांगा शदीद जख्मी हुए और बाद में वफात पा गए। बाबर ने खानवा की जंग में एक फैसला कुन फतह हासिल की, जिसने राजपूत इत्तिहाद को खत्म कर दिया। बाबर की हिकमत अमली और क़ियादत। बाबर ने न सिर्फ जंग में अपनी कुव्वत और हुनर का मुजाहिरा किया, बल्कि अपने सिपाहियों के हौसले बुलंद रखने के लिए उन्हें मजहबी और जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक किया। बाबर की जंगी हिकमत अमली वस्ती एशियाई रवायात और जदीद तुर्की हरबी तकनीकों का इम्तिजाज थी। बाबर वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में तोपखाने को जंगों में मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल किया। तर्क तोपसाज माहिरीन जैसे उस्ताद अली कुली की मदद से बाबर ने अपने तोपखाने को मरकजी हैसियत दी। पानीपत और खानवा की जंगों में तोपखाने ने दुश्मन की बड़ी अफवाज को मुंतशिर करने में कलीदी किरदार अदा किया। दुश्मन की कमजोरियों का तज्जिया। बाबर ने हमेशा अपने दुश्मन की कमजोरियों का गहरा तज्जिया किया और अपनी हिकमत अमली को उनके खिलाफ तरतीब दिया। खानवा की जंग में उन्होंने राजपूतों के रिवायती जंगी तरीकों का मुकाबला जदीद हथियारों और हरबी तरतीब से किया। कायदाना सलाहियतें, हौसला अफजाई और सिपाहियों से ताल्लुक। बाबर अपने सिपाहियों को मैदान जंग में हौसला देने के माहिर थे। खानवा की जंग से पहले उन्होंने जिहाद का ऐलान किया, जिससे उनकी फौज को मजहबी जज्बा मिला।
وہ اپنے سپاہیوں کے قریب رہتے اور ان کی فلاح و بہبود کا خاص خیال رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی فوج ان پر مکمل اعتماد کرتی تھی۔ 3 فیصلے کی قوت اور حکمت۔ بابر تیزی سے فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو انہیں جنگ کے میدان میں برتری فراہم کرتی تھی۔ خانوا کی جنگ میں جب راجپوتوں نے شدید حملہ کیا، بابر نے فوراً توپ خانے کو دوبارہ ترتیب دیا اور دشمن کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ 4 اخلاقی قیادت۔ بابر نے جنگوں کے بعد بھی دشمن کے ساتھ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور انہیں عزت دی۔ ان کے اخلاقی رویے کی وجہ سے کئی علاقے اور قبائل بغیر کسی مزاحمت کے ان کے زیر تسلط آ گئے۔ وفات۔ بابر کی عمر صرف 47 سال تھی جب انہوں نے وفات پائی۔ ان کی موت نے ہندوستان میں مغل سلطنت کو ایک بڑا دھچکا دیا، لیکن ہمایوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تدفین۔ بابر کی وصیت تھی کہ انہیں کابل میں دفن کیا جائے، جو ان کا پسندیدہ شہر تھا۔ ابتدا میں انہیں آگرہ میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے جسد خاکی کو کابل منتقل کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر کابل کے باغ بابر میں موجود ہے، جو ایک تاریخی اور مقدس مقام ہے۔